तो फ्रेंड्स, केसीसी यानी केसरिया कमीशन क्लास में आपका एक बार फिर से स्वागत है। थर्ड सीजीएल सचिवालय सहायक सेट प्रैक्टिस का जीके और साइंस के 75 क्वेश्चन में फ्रेंड्स ये हमारा सेट नंबर 31 है और 31 के पहले का सेट प्रैक्टिस अगर आपको देखना है तो केसीसी ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पर भी आप ज्वाइन होकर देख सकते हैं। इसके अलावा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे देते हैं, वहां से भी आप टेलीग्राम चैनल में मुझे आप फॉलो कर सकते हैं। फ्रेंड्स, हम बार बार आपको नए नए सेट प्रैक्टिस में नए नए क्वेश्चन को चूज करके लाते हैं और क्वेश्चन का कलेक्शन इस तरीका से रखते हैं कि आपको जितने सब्जेक्ट में जिस रेशियो में क्वेश्चन का सिलेबस आपको दिया हुआ है परीक्षा पैटर्न के आधार पर, उसी तरीका से हम आपको क्वेश्चन प्रोवाइड कर रहे हैं। फ्रेंड्स, जितना भी अभी तक सेट प्रैक्टिस हुआ, अगर सारा सेट प्रैक्टिस अगर आप देख लेते हैं या बारी बारी से भी अगर आप अभी से भी देखते हैं तो एक अच्छा खासा क्वेश्चन का सेट आपके पास हो जाएगा और एक बेहतरीन सेट तैयार हो जाएगा। फ्रेंड्स, इसीलिए हम सिलेबस के पैटर्न के आधार पर ही क्वेश्चन को आपको देने का प्रयास करते हैं, 75 क्वेश्चन। फ्रेंड्स, अभी तक आप केसरिया कमीशन क्लास के यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर वीडियो देखते के क्रम में आपको अच्छा लगता है तो लाइक करिएगा वीडियो को, क्योंकि आपके लाइक से हमें एनर्जी मिलता है। इसके अलावा हम और अच्छे कंटेंट को जोड़ने का प्रयास करेंगे। अगर आप उत्साहित करेंगे तब, और आप मेरा उत्साह जो है आपके लाइक से, आपके सब्सक्राइब से, या आप जो वीडियो को शेयर करते हैं उससे मेरा उत्साह बनता है कि कहीं ना कहीं हम अच्छे चीजों को आपके पास पहुंचा रहे हैं, तभी आप मेरा सपोर्ट कर रहे हैं, कोई गलत चीज आपको नहीं सिखा रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, अगर आपको ऐसा लगता है कि हम अच्छा चीज आपको सिखाने में सफल हो पा रहे हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। हमारा आज का पहला जो क्वेश्चन है वह ग्रीन ऑस्कर, व्हाइट वाला कर लेते हैं। ग्रीन ऑस्कर कहा जाने वाला विटली अवार्ड 2022, ग्रीन ऑस्कर कहा जाता है विटली अवार्ड को। पहली बात, इस बात को ध्यान देंगे तो ग्रीन ऑस्कर अवार्ड कहा जाने वाला विटली अवार्ड 2022 किसे प्रदान किया गया? आपका ऑप्शन चारुदत्त मिश्रा, प्रोफेसर विनोद वर्मा, शिंजो अबे या नरेंद्र मोदी। सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, चारुदत्त मिश्रा को ग्रीन ऑस्कर कहा जाने वाला विटली अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है। फ्रेंड्स, यह पुरस्कार जो है हिम तेंदुआ के संरक्षण के लिए इनको दिया गया है। हिम तेंदुआ के संरक्षण के लिए इनको यह विटली अवार्ड 2022 प्रदान किया गया है और इसे ग्रीन ऑस्कर के नाम से जाना जाता है। इतना बात ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समावेशी विकास सूचकांक निम्नलिखित में किसके द्वारा जारी किया जाता है? जो समावेशी विकास सूचकांक है वह किस संस्था के द्वारा जारी किया जाता है? ऑप्शन है यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, दूसरा है डब्ल्यूटीओ, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, तीसरा है वर्ल्ड बैंक और चौथा है डब्ल्यूईएफ यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, जिसे विश्व आर्थिक मंच भी कह सकते हैं। विश्व आर्थिक मंच। क्लियर? तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। समावेशी विकास सूचकांक जो है विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी किया जाता है। विश्व आर्थिक मंच की स्थापना की अगर बात किया जाए तो 24 जनवरी 1971 ईस्वी को किया गया था। ये भी ध्यान रखेंगे, 24 जनवरी 1971 ईस्वी को इसकी स्थापना होती है तथा इसका मुख्यालय जो है वह स्विट्जरलैंड में है, स्विट्जरलैंड में है और क्लोगनी में स्थित है। ये भी पूछेगा, क्लोगनी, स्विट्जरलैंड के क्लोगनी में स्थित है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार के आगामी लक्ष्य के तहत सबके लिए आवास मुहैया करवाने का लक्ष्य कब तक रखा गया है? ऑप्शन है 2022, 2023, 2024 या 2025 तक। आपका सही आंसर जो होगा 2024 तक लक्षित किया गया है भारत सरकार के द्वारा आगामी लक्ष्य के तहत सबको आवास मुहैया करवाना। ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माँ पौधे की भांति पौधा मिलता है। ऑप्शन है बीजों से मिलता है, तना काट से मिलता है, उपर्युक्त दोनों से मिलता है, उपयुक्त में से किसी से भी नहीं मिलता है। तो तना काट जो होता है जिसे कलम प्रोसेस कहा जाता है, इसे कलम लगाने की विधि कहा जाता है जो प्राचीन काल में पहले प्रचलित थी। तो तना काट कर माँ पौधे की भांति ही पौधे को प्राप्त किया जा सकता है। इसका एग्जाम्पल में अगर यदि जो हम लेते हैं तो सबसे अच्छा उदाहरण होता है गन्ना। इसका सबसे अच्छा उदाहरण होता है गन्ना। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 के जनगणना के अनुसार अगर देखें तो बिहार की साक्षरता दर कितना प्रतिशत रही है? तो आप पहली बात इस बात का ध्यान देंगे कि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार सबसे कम साक्षर राज्य है। सर्वाधिक
कम साक्षर राज्य जो है वह बिहार है स्थित 2011 की जनगणना के अनुसार। और बिहार की साक्षरता दर में प्रतिशत के दृष्टिकोण से देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी 61.8% बिहार का साक्षरता दर रहा है, जो पूरे देश में सबसे कम साक्षरता दर रहा है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब उसी में से अगर क्वेश्चन आपसे पूछता है साक्षरता दर में से ही, थोड़ा सा बैक चलेंगे, साक्षरता दर के बारे में अगर आपसे और डिटेल पूछता है कि सर्वाधिक साक्षर जिला राज्य कौन सा है, तो सर्वाधिक साक्षर अगर पूछता है कि राज्य कौन सा है, तो सर्वाधिक साक्षर राज्य जो आपका हो जाएगा वो केरल हो जाएगा। क्लियर। केरल ध्यान रखेंगे, वह केरल हो जाएगा। केरल की साक्षरता अगर ध्यान देंगे 2011 की जनगणना के अनुसार तो 94% साक्षरता रही है। और भी ध्यान देंगे केंद्र शासित प्रदेश में सर्वाधिक साक्षरता की अगर बात करेगा, सर्वाधिक साक्षर केंद्र शासित प्रदेश में अगर बात करेगा, केंद्र शासित प्रदेश में तो रहा है लक्षद्वीप जो केरल से सटा हुआ लक्षद्वीप है। इसकी साक्षरता जो रही है वह 91.8% इसकी साक्षरता रही है। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा केंद्र शासित प्रदेशों में न्यूनतम साक्षरता की अगर बात करेगा तो दादर एवं नागर हवेली की साक्षरता सबसे कम रही है, सबसे कम साक्षर राज्य में। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन। आधुनिक मनुष्य के हाल का पूर्वज कौन सा है? ध्यान देंगे। ऑप्शन में है जावा मनुष्य, क्रो मैग्नन मनुष्य, मानुस, नियांडरथल मानुस या पेकिंग मानुस। तो आपका सही आंसर होगा को मैग्नन मानुस जो है वो आधुनिक मनुष्य के हाल का पूर्वज है। ध्यान देंगे, आधुनिक मनुष्य के हाल का पूर्वज जो है वो क्रो मैग्नन मानुस है। अब ध्यान देंगे रामापिथेकस जो है वो ड्राइपिथेकस से रामापिथेकस की उत्पत्ति हुई है। थोड़ा सा संबंध अगर यदि जो देखेंगे तो ध्यान देंगे, जो ड्राइपिथेकस जो है वो रामापिथेकस की उत्पत्ति हुई है। क्लियर। ड्राइपिथेकस से ध्यान देंगे, सबसे पहले ड्राइपिथेकस से किसकी उत्पत्ति हुई है? रामापिथेकस की। रामापिथेकस की उत्पत्ति हुई है ड्राइपिथेकस से। क्लियर। अब रामापिथेकस जो है वो मानव के प्रथम पूर्वज है। ये जो है वो प्रथम पूर्वज है। ध्यान देंगे, प्रथम पूर्वज किसके? मानव के प्रथम पूर्वज जो है वो रामापिथेकस हैं। क्लियर। इसके अलावा ध्यान देंगे नियांडरथल मानव जो है वो क्रो मैग्नन मानव के निकटतम पूर्वज है। ये जो नियांडरथल ऑप्शन नंबर सी में है, ये क्रो मैग्नन मानव के निकटतम जो पूर्वज हैं वो नियांडरथल मानुष हैं। इस बात का ध्यान देंगे। लेकिन आधुनिक मानव जो है उसे किस नाम से जाना जाएगा? तो ध्यान रखेंगे होमोसेपियंस। और एक बात, आधुनिक मानव जो अभी हम लोग हैं, आधुनिक मानव जो है उसकी बात करेंगे तो होमोसेपियंस है। होमोसेपियंस है। सीक्वेंस समझ गए होंगे। ड्राइपिथेकस जो है वो रामापिथेकस से उत्पन्न, रामापिथेकस जो है वो ड्राइपिथेकस से उत्पन्न हुआ है। रामापिथेकस जो है वो प्रथम पूर्वज है मानव का। जबकि ध्यान देंगे जो नियांडरथल मानुस है वो क्रो मैग्नन मानुस के सबसे निकटतम संबंधी है। क्लियर। और अगर प्रथम पूर्वज की बात करेगा मानव के तो रामापिथेकस हो जाएगा, लेकिन आधुनिक मानव की बात करेगा तो होमोसेपियंस हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन। बिहार में औद्योगिक मित्र की स्थापना। अब ध्यान देंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिहार में उद्योग मित्र की स्थापना कब की गई थी? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 2004 में बिहार में उद्योग मित्र नामक संस्था की स्थापना की गई थी बिहार सरकार के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी कैसी होती है? ऑप्शन है खोखली होती है, सरंध्री होती है, ठोस होती है या कीलक होती है? तो ध्यान देंगे सरंध्री होती है। ऑप्शन नंबर बी, मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी जो होती है वो सरंध्री होती है। ध्यान देंगे पक्षी की हड्डी जो होती है, पक्षी वर्ड का जो हड्डी होता है, बोन होता है, वो खोखली होती है, बातिल होती है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन। बिहार सरकार के 7 निश्चय योजना के तहत इनमें से कौन सा शामिल नहीं किया गया है? तो बिहार सरकार के 7 निश्चय योजना की अगर हम बात करेंगे तो ध्यान देंगे बिहार सरकार के 7 योजना, ऑप्शन नंबर में ए में है आर्थिक हल, युवाओं को बल। यह बिल्कुल सही है कि 7 निश्चय योजना के तहत इसे शामिल किया गया है। दूसरे निश्चय योजना ध्यान देंगे तो हर घर नल का जल,
ये भी सही है 7 निश्चय योजना के तहत, जबकि तीसरा हर घर बिजली, ये भी 7 निश्चय योजना के तहत सही है। तो 3 तो सही है। किसानों के लिए हरित कृषि जो है वो शामिल नहीं किया गया 7 निश्चय योजना के तहत। थोड़ा सा एक बार दोहरा देंगे, बार बार क्वेश्चन पूछता है, हर ये बिहार के स्टेट एग्जाम में निश्चित तौर पर ये क्वेश्चन भी आई रहता है, तो इसलिए दोहरा लेंगे इसको। 7 निश्चय योजना किसके किसके अंतर्गत आता है? तो आर्थिक हल, युवाओं को बल, दूसरा हो जाता है आपका वो होता है हर घर नल का जल, दूसरा, तीसरी बात हर घर बिजली, 3 हो गया आपका। चौथा ध्यान रखेंगे रोजगार, महिलाओं का अधिकार, ये भी है 7 निश्चय योजना के तहत। जबकि 5वां में आ जाता है घर तक पक्की नलियां, इसके अलावा 6ठा हो जाता है शौचालय निर्माण, घर का सम्मान, जबकि 7वां है अवसर बढ़े आगे पढ़ें। क्लियर? ये 7 निश्चय योजना के तहत बिहार सरकार का योजनाएं हैं, जिसमें किसानों के लिए हरित कृषि नहीं शामिल किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल आबादी में स्त्री की जनसंख्या कितने प्रतिशत है? ऑप्शन है 51.47%, 48.53%, 47% या 53%। तो 2011 की जनगणना के अनुसार देखेंगे तो भारत की कुल आबादी में स्त्री की जनसंख्या जो है वो ऑप्शन नंबर बी 48.53% है, जबकि 51.47% जो आपका है वो पुरुष का प्रतिशत है। पुरुष आबादी का, टोटल आबादी का पुरुष प्रतिशत है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावी ग्रंथि है और बहिर्स्रावी दोनों प्रकार की ग्रंथियों को शामिल किया था? तो ध्यान देंगे ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ अग्नाशय यानी पैनक्रियाज, इसका अंग्रेजी होता है पैनक्रियाज। तो ध्यान देंगे अग्नाशय जो होता है वो मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, इस बात को भी ध्यान देंगे, दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। क्लियर? दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि के रूप में अग्नाशय को शामिल किया था, जबकि हमारे शरीर के सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर होता है, यकृत होता है। ध्यान देंगे अग्नाशय जो है वो एक मिश्रित ग्लैंड है, मिक्स ग्लैंड का उदाहरण होता है। क्लियर? यानी कि यह बहिर्स्रावी भी है और अंतःस्रावी, दोनों के अंतर्गत इसे शामिल किया जाता है। अग्नाशय में 3 प्रकार का सेल पाया जाता है, जो अल्फा सेल, बीटा सेल और डेल्टा सेल के रूप में पाया जाता है। ध्यान देंगे सबसे इंपॉर्टेंट है बीटा सेल, बार बार सवाल इससे पूछता है। बीटा सेल जो होता है वो अग्नाशय के एक भाग लैंगरहैंस की द्वीपिका में पाया जाता है और यह बीटा सेल जो होता है वो इंसुलिन को स्रावित करता है। अब देखेंगे बीटा सेल के सेक्रीशन अगर कम हो जाएगा शरीर में, तो ऐसे स्थिति में जो शरीर में ग्लूकोज को मात्रा को नियंत्रित कर रहा था, जो शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करने वाला जो होता था बीटा सेल, वह स्रावित, बीटा सेल के द्वारा इंसुलिन का स्रावित होता है और इंसुलिन जो होता है वो क्या करता है कि शर्करा को कंट्रोल करता है। अब जब यह बीटा सेल की कमी हो जाएगा शरीर में, इंसुलिन की कमी हो जाएगा, तो ऐसे स्थिति में मधुमेह हो जाएगा जिसे डायबिटीज कहते हैं। लेकिन बीटा सेल की अधिकता से इंसुलिन का स्रावन अधिक हो जाता है, जिसके कारण से क्या होता है कि अधिक स्रावन से हाइपोग्लिसीमिया, कमी से मधुमेह और अधिक से हाइपोग्लाइसीमिया नामक रोग हो जाता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, मियोसिस का जैविक महत्व क्या होता है? ऑप्शन में है 4 अनुजात कोशिकाओं का बनना, 4 अनुजात कोशिकाओं का बनना मियोसिस के अंतर्गत शामिल किया जाता है, ऑप्शन में दिया हुआ है। दूसरा ऑप्शन की ओर अगर ध्यान देते हैं, दूसरा ऑप्शन, अब फिर से क्वेश्चन देखते हैं, मियोसिस का जैविक महत्व क्या होता है? ऑप्शन में है 4 अनुजात कोशिकाओं का बनना, ऑप्शन बी अनुजात कोशिकाओं के गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाना, अनुजात कोशिकाओं के गुणसूत्रों का अपने जनकों के गुणात्मक रूप से भिन्न हो जाना, या इनमें से कोई नहीं। सबसे पहली बात समझेंगे मियोसिस होता क्या है। तो कोशिका विभाजन का एक रूप होता है मियोसिस, जिसका हिंदी होता है अर्धसूत्री विभाजन। कोशिका विभाजन 3 प्रकार का होता है, एक असूत्री विभाजन जिसे एमिटोसिस कहा जाता है, और दूसरा होता है समसूत्री विभाजन जिसे माइटोसिस कहा जाता है, और तीसरा होता है अर्धसूत्री विभाजन जिसे मियोसिस कहा जाता है, जिसके बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा है। इसका अंग्रेजी अगर ध्यान देंगे तो मियोसिस होता है। क्लियर? ध्यान देंगे इस बात का, ध्यान देंगे कि मियोसिस डिवीजन जो होता है इसकी खोज फॉर्मर एवं मूरे नामक विद्वान के द्वारा किया गया था। लिखेंगे नहीं, बस बोल देंगे
फॉर्मर एवं मूरे नामक विद्वान के द्वारा मियोसिस डिवीजन की खोज 1905 ईस्वी में की गई थी। यह कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन को मियोसिस, जब कोशिका में आधा विभाजन होता है तो इसे ही मियोसिस के नाम से जाना जाता है। ध्यान देंगे, अर्धसूत्री यानी मियोसिस डिवीजन जो होता है उसकी खोज बिजमैन नामक विद्वान के द्वारा किया गया था। क्लियर, बिजमैन नामक विद्वान के द्वारा किया गया था, जबकि इसका नामकरण फॉर्मर एवं मूरे नामक विद्वान के द्वारा 1905 ईस्वी में किया था। थोड़ा सा ये लिख लेते हैं कि इसकी खोज किसके द्वारा किया गया था, तो इसकी खोज किया गया था किसके द्वारा, बिजमैन के द्वारा। बिजमैन के द्वारा इसकी खोज किया गया था, जबकि इसका नाम जो दिया गया वो फार्मर एवं मूरे नामक विद्वान के द्वारा दिया गया था 1905 ईस्वी में। क्लियर है, अब समझेंगे। यह विभाजन जो होता है वो जनन कोशिकाओं में होता है, यानी इसकी विशेषता जो होती है वह जैविक महत्व जो होता है वो जनन कोशिकाओं में इसका विभाजन होता है। और यह दो प्रकार से होता है, एक होता है मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकेंड के अंतर्गत शामिल किया जाता है। क्लियर है, तो इसमें से कोई नहीं आपका आंसर हो जाएगा मियोसिस के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि केंद्रीय बैंक द्वारा रेपो रेट में वृद्धि की जाती है, रेपो दर में वृद्धि कर दी जाती है। अब रेपो दर क्या होता है, रेपो दर के अंतर्गत अगर यदि जो समझेंगे कि रेपो रेट क्या होता है, तो रेपो रेट उस रेट को कहा जाता है जिस रेट पर आरबीआई जो होता है वो वाणिज्यिक बैंकों को उधार देता है, उसे रेपो रेट कहा जाता है। उस दर को, जिस दर से वाणिज्यिक बैंकों को आरबीआई उधार देता है उसे ही रेपो रेट कहा जाता है। क्लियर, तो अगर केंद्रीय बैंक जो होता है रेपो रेट में वृद्धि कर दी जाए, रेपो रेट में वृद्धि, मान लिया जाए पहले समझेंगे इसको, मान लिया जाए पहले आरबीआई जो है अपने वाणिज्यिक बैंकों को जिस रेट से, मान लिया जाए आरबीआई 5% के रेट से वाणिज्यिक बैंक को ऋण दे रहा था। क्या दे रहा था, ऋण दे रहा था। अब यह रेपो रेट, इसे ही रेपो रेट कहा जाता है, यानी आरबीआई जिस रेट से वाणिज्यिक बैंकों को उधार देती है उसे रेपो रेट कहा जाता है। मान लिया जाए रेपो रेट पहले 5% था, अब इसकी संख्या में वृद्धि करके मान लिया जाए 5.55% कर दिया जाए, 5.50% कर दिया जाए, तो ऐसे स्थिति में क्या होगा, वाणिज्यिक बैंक कम से कम ऋण लेगा क्योंकि रेट महंगा हो गया है। ऐसे स्थिति में कम से कम यह ऋण लेगा, और जब वाणिज्यिक बैंक कम ऋण लेगा और ऋण भी महंगा हो जाएगा, तो ऐसे स्थिति में वाणिज्यिक बैंक ही अपने ग्राहकों को ऋण देने का काम करता है। आरबीआई तो ऋण देता नहीं है जनरल आदमी को, अतः वाणिज्यिक बैंक अपने ग्राहकों को ऋण देगा। तो ये जब महंगा ऋण खरीदा है तो वाणिज्यिक बैंक भी क्या करेगा, महंगा ही ऋण देगा अपने ग्राहकों को। तो ये जो ग्राहकों को देगा ऋण, ग्राहकों को जो ऋण प्रदान करेगा वह भी महंगा हो जाएगा, जिसके कारण से मुद्रा प्रसार मार्केट में कमी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका निकलता है। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन, चिन्नौर चावल जिसे जीआई टैग प्राप्त है किस राज्य का उत्पाद है। चिन्नौर चावल मध्य प्रदेश में जिन्हें जीआई टैग प्रदान किया गया है वह मध्य प्रदेश का उत्पाद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूपर्पटी में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा होता है। तो ध्यान रखेंगे, भूपर्पटी में ऑक्सीएलो, ध्यान देंगे ऑक्सीएलो, भूपर्पटी में यही 4 तत्व ऐसे होते हैं जिनकी प्रतिशत मात्रा की अगर बात किया जाए तो लगभग 98% मात्रा जो है वो 8 तत्वों से मिलकर बनी होती है, ऑक्सीएलो और कैसोपोमेन, यही 8 तत्व जो होता है जिससे मिलकर भूपर्पटी बना हुआ होता है। और 98 पूरे पृथ्वी का भूपर्पटी का 98% हिस्सा जो होता है वह इसी ऑक्सीएलो और कैसोपोमेन से मिलकर बनता है। ऑक्सी से याद रखेंगे ऑक्सीजन, O2, सिलिकॉन से, सी से याद रखेंगे सिलिकॉन, ए से याद रखेंगे एल्यूमिनियम, और एल से लोहा से याद रखेंगे, लो से याद रखेंगे एल्यूमिनियम लोहा यानी कि फेरस। तो ध्यान रखेंगे ऑक्सीजन की प्रतिशतता जो भूपर्पटी में होती है वो 46.64% होती है, जबकि सिलिकॉन की प्रतिशतता जो होती है वो 27.72% होती है। ध्यान देंगे एल्यूमिनियम की प्रतिशतता भूपर्पटी में जो होती है वो 8.5-13% होती है, और वो जो 8-5 बोले हैं तो 5% जो होता है वो फेरस से मिलकर बना हुआ होता है, लोहा से मिलकर बना हुआ होता है। तो सबसे ज्यादा प्रतिशत जो तत्व होता है वो ऑक्सीजन होता है। लेकिन आपसे धातु की अगर बात करेगा, यहां तो तत्व की बात किया तो आपका आंसर
ऑक्सीजन हो जाएगा। लेकिन धातु की अगर बात करेगा तो एल्यूमिनियम धातु भूपर्पटी पर सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस सूत्र द्वारा अपेक्षित आर्द्रता व्यक्त की जाती है? तो अपेक्षित आर्द्रता का फॉर्मूला होता है वास्तविक जलवाष्प की मात्रा बटे परम आर्द्रता। ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाचन प्रक्रिया के दौरान अमाशयिक लाइपेज वसा को क्या चीज में बदल देता है? जो अमाशय से निकलने वाला लाइपेज होता है वह वसा को पाचन करता है। वसा को किस रूप में बदल देता है? तो वसा को बसीय अम्ल एवं ग्लिसरॉल और फैटी एसिड्स में परिवर्तित कर देता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब अग्नाशय की अगर यदि जो बात करेंगे तो अमाशयी रस होता है, स्टोमिक जिसको कहा जाता है, स्टोमिक। इसी में एक बार मिस्टेक हो गया था अमाशय और अग्नाशय में हमसे। अमाशय को बोल दिए थे पैनक्रियाज और अग्नाशय को बोल दिए थे स्टोमिक। उसी में एक लड़का कमेंट कर दिए, खैर कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है। अमाशय जो होता है वो स्टोमिक होता है, अग्नाशय पैनक्रियाज होता है। ध्यान देंगे, अग्नाशय जो होता है से निकलने वाला जो एंजाइम होता है वो ट्रिप्सिन, एमाइलेज और लाइपेज होता है, जो अमाशयी रस के रूप में जाना जाता है। अमाशयी रस के रूप में जाना जाता है ट्रिप्सिन, इमाइलेज और लाइपेज। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक, इसमें एक जोड़ेंगे, कौन एक द्विलिंगी नहीं होता है? आपका ऑप्शन में है केचुआ, जोंक, फीता कृमि या गोल कृमि। तो ध्यान देंगे ऑप्शन नंबर डी, गोल कृमि जो है वह एक द्विलिंगी के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाता है। यह एस्केलमिंथिस जो होता है उस समूह में शामिल किया जाता है। ध्यान देंगे, गोल कृमि के अलावा एस्केलमिंथिस संघ में जो एस्केलमिंथिस फाइलम के अंतर्गत शामिल किया जाता है वह गोल कृमि, एस्केरिस, इसके अलावा ध्यान देंगे थ्रेड बॉर्म, इसके अलावा ध्यान देंगे बुचरेरिया, इसके अलावा भी ध्यान देंगे पिन वर्म। ये सभी जो होते हैं ना, ये सभी जो होते हैं एस्केलमिंथिस फाइलम के अंतर्गत शामिल किया जाता है। मिंथिस संघ के अंतर्गत शामिल किया जाता है इन सभी जीवों को। और एस्केलमिंथिस संघ के अंतर्गत जो भी जीव होते हैं वे द्विलिंगी नहीं होते हैं बल्कि एक लिंगी होते हैं। जबकि ध्यान देंगे एनिलिडा संघ के अंतर्गत जो भी होते हैं, केचुआ, जोक, नेरिश, ये सभी एनिलिडा संघ के अंतर्गत शामिल किया जाता है। ये सभी जो होते हैं वो एक लिंगी नहीं होके यह एक लिंगी के अलावा उभय लिंगी होता है। यह दोनों प्रकार के लिंग इसमें पाए जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार का कौन सा जिला सर्वाधिक ठंडा रहता है? तो जो सबसे ज्यादा गर्मी रहेगा वो सबसे ज्यादा ठंडा रहेगा, जिसमें गर्मी सबसे ज्यादा, जो एनर्जेटिक सबसे ज्यादा होगा। आप देखेंगे पढ़ने वाला स्टूडेंट में जो ज्यादा, जितना ज्यादा जोश यह होगा वह ठंडा भी उतना जल्दी होगा, यानी कि उसका जोश भी जल्दी ये ठंडा होता है। अतः ऐसे स्थिति में ध्यान देंगे कि जो सबसे ज्यादा गर्म वह सबसे ज्यादा ठंडा भी होता है। अब देखेंगे बुध की तुलना में शुक्र ग्रह क्या होता है? ज्यादा गर्म होता है और ठंडा भी सबसे ज्यादा, रात के समय उसी का तापमान सबसे कम हो जाता है। तो ध्यान देंगे बिहार का कौन सा जिला सर्वाधिक ठंडा होता है? तो गया जिला सबसे गर्म है और ठंडा भी गया जिला ही है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही है। किशनगंज में सबसे ज्यादा बारिश होता है। क्लियर? बिहार का सबसे पूर्वी जिला जो है वो किशनगंज ही है। पूर्वोत्तर जिला जो पूर्वोत्तर के रूप में किशनगंज, इस रूप में किशनगंज सबसे पूर्वोत्तर जिला है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका रैखिक प्रसार गुणांक सबसे अधिक होता है? अब देखेंगे रैखिक प्रसार गुणांक किस क्षेत्र में कर रहा है? ऊष्मा के प्रसार के आधार पर। तो ऊष्मा के प्रसार के आधार पर रैखिक गुणांक प्रसार गुणांक जो होता है वो सोना, ऑप्शन नंबर ए, जो सोना का सबसे ज्यादा होता है। ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन है, हजामत बनाने वाला साबुन जो होता है वो अधिक झाग देता है। हजामत बनाते समय जो फोग लगाया जाता है वो अधिक झाग देता है तथा शीघ्र सूखता नहीं है। ऐसा क्यों होता है कि शीघ्र नहीं सूखता है? तो क्योंकि उसमें रेजिन और ग्लिसरॉल का मिश्रण मिला हुआ होता है, जिसके कारण से यह नहीं सूखता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, हृदय धड़कन का नियंत्रण कौन करता है? अब आ गया हमारा मस्तिष्क के बारे में। हृदय के धड़कन को नियंत्रित करने वाला होता है मेड्यूला ऑब्लांगाटा। हमने कहा था मेड्यूला ऑब्लांगाटा जो होता है वो अनैच्छिक क्रिया का नियंत्रण करता है। यह हमारे मस्तिष्क के सबसे पीछे का हिस्सा होता है मेड्यूला ऑब्लांगाटा। क्लियर? यह मेड्यूला ऑब्लांगाटा
जो होता है वो अनैच्छिक क्रियाओं पर नियंत्रण करता है। क्या हृदय का धड़कना हमारे इच्छा के अनुसार काम करता है? नहीं, वो अनैच्छिक क्रिया है, वो धड़केगा ही। अगर नहीं भी चाहेंगे तो तब पर भी वह धड़केगा, और ज्यादा जबरदस्ती कर दिए कि ना धड़केगा तो ऐसे स्थिति में होता क्या है कि एक ही बार ढिप जाइएगा। अगर धड़कने ही नहीं दिया जाए तो ऐसे स्थिति में ढिप जाइएगा। अतः वह अनैच्छिक क्रिया है, उसको धड़कने देना ही चाहिए। निगलना, अब आप चाहिएगा भोजन आप लिए हुए हैं 4 घंटा से, ना बेटा थोड़ा रुक जाओ, यहीं रखे हुए रहते हैं, थोड़ा मजा ले लेके निकलेंगे, तो क्या ऐसा कभी हो सकता है? नहीं हो सकता है ऐसा। निगलना, उगलना, अब किसी चीज को अगर उगलना है, वोमिटिंग आ रहा है आपको और उस चीज को उगलना है तो वोमिटिंग की क्रिया करना। आप रोके हुए हैं, किसी के साथ खा रहे हैं, वोमिटिंग एकाएक आ गया, छींक एकाएक आ गया, अब मुंह फुला के अब मुंह में अनाज भी लिए हुए हैं, ऊपर से मुंह बंद किए हुए हैं फूलौना जैसा, कि बाहर में जाएंगे, यहाँ बेइज्जती हो जाएगा, बाहर में जाके उसको फेंकेंगे। तो ऐसे स्थिति में वो सभी क्रिया अनैच्छिक क्रिया होता है। तो अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण जो होता है वो मेड्यूला ऑब्लांगाटा के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, उपर्युक्त रेखा चित्र है और इसका एक बंधन प्रदर्शित करता है। कौन सा बंधन प्रदर्शित कर रहा है? क्लोरीन के बीच। देख रहे हैं यहाँ पे संबंध दिखाया गया, क्लोरीन परमाणु, 2 क्लोरीन परमाणु को दर्शाया गया है और बंधन भी आपको दिया हुआ है। आदान प्रदान किया जा रहा है आपको इलेक्ट्रॉन का। तो ऐसे स्थिति में यह किस प्रकार का बंधन प्रदर्शित कर रहा है? तो सहसंयोजन बंधन को प्रदर्शित कर रहा है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सहसंयोजी बंधन कहते किसको है? जब 2 परमाणु अपनी बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन को आपस में साझा करते हैं। देख रहे हैं आपस में यहाँ पे साझा भी हो रहा है, आपस में एक दूसरे के इलेक्ट्रॉन का साझा हो रहा है, तो ऐसे स्थिति में सहसंयोजी बंधन कहलाता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी पर तरंग की आवृत्ति दिया हुआ है आपको। तरंग की आवृत्ति कितना दिया हुआ है? 200 हर्ट्ज दिया हुआ है। तरंग दैर्घ्य दिया हुआ है 4 मीटर। तो उसका वेग ज्ञात करना है। अब वेग ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे कि फॉर्मूला होता है n इंटू लेमडा। n जो होता है वो आपके आवृत्ति को प्रदर्शित करता है और लेमडा जो होता है वो तरंग दैर्घ्य को प्रदर्शित करता है। तो 200 हर्ट्ज है और गुने 4 हर्ट्ज, 4 दूना 800 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, साबुन है क्या है? ऑप्शन है सौंदर्य प्रसाधन है, सौंदर्य के लिए साबुन का इस्तेमाल आप करते हैं, सौंदर्य साबुन निरमा। गलत बात है कि सौंदर्य के लिए साबुन का इस्तेमाल नहीं करते। संश्लिष्ट बहुलीकरण लवण है, ऑप्शन सी है। उच्च वसा अणुओं के सोडियम लवण होते हैं, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही होगा। उच्च वसीय अणुओं के सोडियम लवण होते हैं जिन्हें साबुन कहा जाता है। और इस साबुन के मिश्रण में उच्च वसीय लवण के रूप में किसका इस्तेमाल किया जाता है? सिस्टियरिक का इस्तेमाल किया जाता है, पॉलीलिटिक का इस्तेमाल किया जाता है, या ओलिक एसिड के सोडियम अथवा पोटेशियम लवणों के मिश्रण का इस्तेमाल किया जाता है। क्लियर? पोटेशियम लवणों के किसके मिश्रण का प्रयोग किया जाता है? थोड़ा सा इसको लिख लेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट है। सिस्टियरिक और पॉलीमिटिक, सिस्टियरिक और पॉलीमिटिक, इसके अलावा ओलिक एसिड के सोडियम अथवा पोटेशियम लवण, इसके अलावा ओलिक एसिड के सोडियम एवं पोटेशियम लवणों के मिश्रण का प्रयोग किया जाता है, तब जाके साबुन बनता है। और साबुन बनने की प्रक्रिया जो होता है उसे साबुनीकरण के नाम से जाना जाता है। ध्यान देंगे, जिसमें कास्टिक पोटास KOH रहेगा, जिस साबुन में KOH का प्रयोग करके साबुन बनाया जाएगा वो कहलाएगा सॉफ्ट साबुन। सॉफ्ट कहलाएगा, जिसका इस्तेमाल हम लोग नहाने के लिए करते हैं। लेकिन अगर NaOH रहेगा, अब हमने कहा ओलिक एसिड के अलावा सोडियम और पोटेशियम के भी लवण का इस्तेमाल किया जाता है, तो अगर पोटेशियम के लवण का इस्तेमाल किया गया तो उसे सॉफ्ट साबुन कहेंगे, नहाने वाला साबुन, सौंदर्य साबुन निरमा वाला, डब वाला, नहाने वाला। लेकिन जैसे ही कर देंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड Na लगा देंगे, सोडियम लवण का इस्तेमाल करेंगे, तो इसे हार्ड सॉप का इस्तेमाल
किया जाता है। क्लियर, यानी कपड़ा धोने के साबुन में NaOH और नहाने के साबुन में KOH का इस्तेमाल किया था। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिन्हुआ किस देश की समाचार एजेंसी है? ऑप्शन है दक्षिण कोरिया, सिंगापुर, जापान या चीन। आपका सही आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर डी, चीन की समाचार एजेंसी जो है वो सिन्हुआ है। जबकि जापान की ओर अगर यदि जो ध्यान देंगे तो क्योडो है। जापान की समाचार एजेंसी जो है वह क्योडो है। क्लियर, ध्यान देंगे, इतना बात याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, जिसे NCERT कहा जाता है, इसका पूरा रूप होता है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग कहा जाता है, नामक स्वायत्त संस्था का गठन कब किया गया था? तो इसका गठन 1961 ईस्वी में किया गया था। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस के 125वीं जन्म दिवस के अवसर पर केंद्र सरकार के द्वारा किस तिथि को पराक्रम दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की गई है? हाल ही में 23 जनवरी को प्रत्येक वर्ष भारत सरकार के द्वारा सुभाष चंद्र बोस की 125वीं, अब सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 ईस्वी को हुआ था, तो 125वीं जयंती हुआ और इसके तहत प्रत्येक 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के रूप में भारत सरकार के द्वारा मनाए जाने की घोषणा की गई है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अगर ध्यान देंगे, थोड़ा सा ध्यान देंगे, 16 जनवरी जो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, सभी नवीनतम घोषणाएं की गई है जो दिवस के रूप में मनाए। 16 जनवरी को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस के रूप में, राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की गई। 15 फरवरी की अगर यदि जो बात करेंगे तो शहीद दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा बिहार सरकार के द्वारा किया गया था। क्यों किया गया भाई? तो हाल ही में किया गया। 1932 ईस्वी में मुंगेर में पुलिस द्वारा मारे गए 34 स्वतंत्रता सेनानियों की याद के लिए 15 फरवरी को शहीद दिवस के रूप में बिहार में मनाए जाने की घोषणा की है। जबकि 15 नवंबर की अगर बात करें तो जनजातीय गौरव दिवस मनाए जाने की घोषणा की गई है। जनजातीय गौरव दिवस। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नगोया प्रोटोकॉल कब से प्रभावी हुआ था? ऑप्शन है 2008, 14, 10 या 15। ध्यान देंगे, 2014 से नगोया प्रोटोकॉल जो है, जो जापान का एक शहर है नगोया, जापान का एक शहर है नगोया, यहां पर नगोया प्रोटोकॉल हुआ था जिसकी जो 2014 से प्रभावी हुआ। लेकिन इस पर साइन जो हुआ था SIGN, इस पर साइन जो सिग्नेचर 92 देशों ने किया था वो 29 अक्टूबर 2010 को इस पर साइन किया गया था, लेकिन यह लागू 2014 में हुआ। ध्यान रखेंगे नगोया प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उरुबिले आश्रम कहां स्थित है? ऑप्शन नंबर बी, पांडिचेरी में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईसाइयों का प्रसिद्ध त्योहार गुड फ्राइडे किस उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो गुड फ्राइडे उस दिन मनाया जाता है जिस दिन ईसा मसीह को क्रूस पर लटकाया गया था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जिस दिन क्रूस पर लटकाया गया था ईसा मसीह को, तो ईसाइयों के द्वारा प्रसिद्ध त्योहार के रूप में गुड फ्राइडे मनाया जाता है। ध्यान देंगे, ईसाई धर्म के संस्थापक जो थे वो ईसा मसीह थे। ईसाई धर्म का मुख्य ग्रंथ के तौर पर देखा जाए तो बाइबिल इसका मुख्य ग्रंथ होता है। ईसा मसीह का जन्म दिवस क्रिसमस के रूप में मनाया जाता है। जन्म दिवस, ईसा मसीह का जन्म दिवस क्रिसमस के रूप में मनाया जाता है। ध्यान रखेंगे, क्रिसमस के रूप में मनाया जाता है, जबकि इसका प्रमुख ग्रंथ बाइबिल होता है। इस बात का ध्यान रखेंगे। ईसा मसीह के माता का नाम अगर ध्यान देंगे तो मेरी था, पिता का नाम जोसेफ था। 33 ईस्वी में इसे सूली पर चढ़ाया गया था और पोंटियस ने इसे सूली पर चढ़ाया था। इस बात का भी ध्यान रखेंगे। ईसा धर्म का सबसे पवित्र चिन्ह जो है वो क्रॉस के रूप में दर्शाया जाता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि संसद संविधान के मौलिक ढांचे में संशोधन नहीं कर सकती है। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद में यह कहा गया था कि संसद जो है वो संविधान के मौलिक ढांचा जो है उसका जो सबसे पहले बना मौलिक ढांचा में किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं कर सकती है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा में संवैधानिक परामर्शदाता के रूप में कार्य किया। किसने कार्य किया? तो BN राव ने काम किया। ऑप्शन नंबर बी, बेनेगल नरसिंह राव के द्वारा संविधान सभा में संवैधानिक परामर्शदात्री के रूप में काम किया गया था। जबकि BR अम्बेडकर संविधान सभा के जो
प्रारूप समिति था उसके अध्यक्ष BR अम्बेडकर थे। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पीएम गति शक्ति योजना के अनुसार सही इसमें से नहीं है? तो ध्यान देंगे, पीएम गति शक्ति योजना है क्या, इस पर ध्यान देंगे। तो पीएम गति शक्ति योजना जो है इस बार के केंद्रीय बजट 2022-23 के अंतर्गत लाया गया था। इसको संचालन करने के लिए सरकार ने 7 इंजन यानी 7 कारकों को निर्धारित किया था। ये बात बिल्कुल सही है। वो 7 कारक कौन थे, थोड़ा सा ध्यान देंगे। इसके अंतर्गत सड़क, रेलवे, एयरपोर्ट, पतन यानी पोर्ट्स यानी बंदरगाह, माल परिवहन, जल मार्ग, लॉजिस्टिक अवसंरचना जो है उसका निर्माण, यह 7 इंजन के तहत, यह 7 इंजन है जिसका निर्माण अर्थव्यवस्था के तहत साथ साथ मिलकर किया जाएगा, बजट में प्रस्तुत किया गया है। क्लियर। तो एक बात तो सही है। दूसरी बात जो है 2022-23 में 25,000 किलोमीटर नेशनल हाईवे का निर्माण किया जाएगा। ये भी बात इस पीएम गति शक्ति योजना की बिल्कुल ही सही है। सड़क परिवहन के तहत यह निर्माण किया जाएगा। तीसरी बात, वित्त वर्ष 2022-23 में ट्रिपल पी मोड पर आधारित 4 स्थानों पर मल्टी लॉजिस्टिक पार्क आरंभ की जाएगी। ये भी बात पीएम गति शक्ति योजना का सही है। तो तीनों ही बात आपका सही है। चौथी बात है, पूरे देश में सड़क बनाने की योजना पूरी की जाएगी। ये बात आपका पीएम गति शक्ति योजना के अंतर्गत शामिल नहीं किया गया है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायसराय जो है वायसराय के ध्यान देंगे इसमें थोड़ा सा वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो ने अगस्त प्रस्ताव की घोषणा किस उद्देश्य से की थी? तो उद्देश्य यही था कि युद्ध में भारतीयों को सहयोग प्राप्त करने के लिए अगस्त प्रस्ताव को लाया गया था। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका ए इसमें हो जाएगा, थोड़ा सा त्रुटि। ऑप्शन नंबर ए होगा, युद्ध में भारतीयों का सहयोग प्राप्त करने के लिए वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो ने अगस्त प्रस्ताव को लाया था। ध्यान देंगे, लॉर्ड लिनलिथगो का कार्यकाल 1936 ईस्वी से लेकर 1943 ईस्वी तक लॉर्ड लिनलिथगो का कार्यकाल रहा था। क्लियर। इस बात का ध्यान देंगे। अब आप ध्यान देंगे 1939 ईस्वी में इसी के कार्यकाल में द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ था और तभी अगस्त प्रस्ताव को लाया गया था। यह अगस्त प्रस्ताव जो था वो 8 अगस्त 1940 ईस्वी को 8 अगस्त 1940 ईस्वी को लाया गया था। अगस्त प्रस्ताव लॉर्ड लिनलिथगो के द्वारा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्यागराज को निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में उनके योगदान के लिए जाना जाता है? संगीत के क्षेत्र में योगदान के लिए त्यागराज को जाना जाता है। त्यागराज को संगीत के क्षेत्र में योगदान के लिए जाना जाता है। त्यागराज जो थे वो दक्षिण भारत का महानतम संगीतज्ञ इन्हें माना जाता है। दक्षिण भारत का महानतम संगीतज्ञ के नाम से इन्हें जाना जाता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय कृषि के संबंध में प्रोफेसर नॉर्मन बोरलॉग का क्या महत्व रहा है? आपका ऑप्शन है, उन्होंने भारत में अधिक उपज देने वाली किस्म के उपयोग की युक्ति बनाई थी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर बी में कहता उन्होंने कृषि क्षेत्र में मशीनरी के आधिकारिक उपयोग को महत्व दिया था। बिल्कुल नहीं। उन्होंने भारत के लिए सिंचाई परियोजना की विस्तृत योजना बनाई थी ना। उन्होंने प्रति हेक्टेयर उर्वरक उत्पादन ना, ये भी गलत है। तो उपज देने वाली किस्म को लाया था नॉर्मन बोरलॉग ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस प्रकार के मौलिक अधिकारों से भिन्न है? यानी राज्य का नीति निर्देशक तत्व की चर्चा किस अनुच्छेद में किया गया? अनुच्छेद 36 से लेकर अनुच्छेद 51 तक की चर्चा नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत शामिल किया जाता है, जो भाग 4 में शामिल किया गया है। जबकि मौलिक अधिकार की चर्चा की अगर बात किया जाए तो भाग 3 के अनुच्छेद 12 से लेकर 36 तक की चर्चा किया गया है। क्लियर। इस बात का आप ध्यान देंगे। मौलिक अधिकार अब क्या है? मौलिक अधिकार जो है न्यायालय में परिवर्तनीय है। न्यायालय में आप इसे ले जा सकते हैं, चुनौती दे सकते हैं सरकार के खिलाफ। मौलिक अधिकार का हनन जब आपका होता है तो सरकार के खिलाफ आप इसे न्यायालय में चुनौती दे सकते हैं सरकार को। लेकिन नीति निर्देशक तत्व के लिए आप सरकार को चुनौती नहीं दे सकते हैं, यानी प्रवर्तनीय नीति निर्देशक तत्व नहीं है, लेकिन मौलिक अधिकार प्रवर्तनीय होता है।
तो आपका सी नंबर आंसर जो है निर्देशन नीति निर्देशक तत्व जो है वो प्रवर्तनीय नहीं है, जबकि मौलिक अधिकार प्रवर्तनीय है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान में मंत्रिमंडल शब्द की चर्चा मात्र एक बार मिलती है, कहां? अनुच्छेद 352 में। अनुच्छेद 352 क्या कहता है? सॉरी, अनुच्छेद 352 में लिखा गया 56। अनुच्छेद 352 क्या कहता है कि जब 3 आधार पर, सशस्त्र विद्रोह के आधार पर, बाह्य आक्रमण के आधार पर और आंतरिक अशांति के आधार पर अगर किसी भी तरीका का संविधान का किसी भी तरीका का उल्लंघन हो रहा है तो ऐसे स्थिति में आपातकाल लागू किया जाएगा। 3 प्रकार का आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल, राजकीय आपातकाल और वित्तीय आपातकाल। तो राष्ट्रीय आपातकाल 3 परिस्थिति में लागू होता है, एक तो बाह्य आक्रमण के आधार पर, दूसरा सशस्त्र विद्रोह के आधार पर और तीसरा आंतरिक अशांति के आधार पर। तो अगर ये तीनों ही परिस्थितियां अगर उत्पन्न हो जाए तो अनुच्छेद 352 जारी किया जाता है। कब? मंत्रिमंडल के, नॉट मंत्री परिषद, मंत्रिमंडल के लिखित सिफारिश के आधार पर राष्ट्रपति के द्वारा देश में राष्ट्रीय आपात को लागू कर दिया जाता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार नहीं प्राप्त है कि वह क्षमादान कर सकता है। अनुच्छेद 76 में क्षमादान करने की शक्ति प्रदान किया गया है राष्ट्रपति को। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने का प्रावधान क्या राष्ट्रपति को है? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को नियुक्ति का अधिकार भले राष्ट्रपति को है, लेकिन हटाने का अधिकार राष्ट्रपति को नहीं है। हटाने का अधिकार किसको है? संसद को दिया गया है। क्लियर। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही होगा कि यह राष्ट्रपति को अधिकार नहीं दिया गया कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटा सके। संसद इसे महाभियोग जैसी प्रक्रिया लाके हटा सकता है। आपातकाल की घोषणा का अधिकार राष्ट्रपति को होता है, जो अनुच्छेद 352 में, 356 में और 360 में तीनों आपातकाल लागू कर सकता है। अध्यादेश भी जारी कर सकता है राष्ट्रपति। अध्यादेश जारी करने की शक्ति अनुच्छेद 1, 2, 3 में किया गया है और अनुच्छेद और राष्ट्रपति को यह अधिकार दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघीय मंत्री परिषद के मंत्री उत्तरदायी होते हैं। किसके लिए उत्तरदायी होते हैं? ध्यान देंगे। क्वेश्चन आपसे है, संघीय मंत्री परिषद के मंत्री जो होते हैं वो उत्तरदायी होते हैं। अब इसमें 2 क्वेश्चन बनता है, एक सामूहिक रूप से और दूसरा वह होता है व्यक्तिगत रूप से। यानी कि मंत्री परिषद का कोई एक मंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होगा, जिसे व्यक्तिगत कहते हैं। एक मंत्री राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होगा, यानी व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होगा। क्यों? क्योंकि राष्ट्रपति ही मंत्री परिषद के प्रत्येक मंत्रियों को बारी बारी से शपथ दिलाता है। इसलिए व्यक्तिगत रूप से मंत्री परिषद का मंत्री राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होगा, लेकिन सामूहिक रूप से मंत्री परिषद का मंत्री जो होगा वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगा। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक कर्तव्य का निर्धारण किया गया है तो 42वां संवैधानिक संशोधन के तहत स्वर्ण समिति की अनुशंसा के सिफारिश के आधार पर पहले 10 मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था, बाद में 11वें मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। क्लियर। बाद में 11वें मौलिक कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया था। स्वर्ण समिति की अनुशंसा के सिफारिश के आधार पर क्वेश्चन पूछेगा, क्या हमारे मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य की चर्चा थी? तो मौलिक कर्तव्य की चर्चा मूल संविधान में नहीं थी। इसे 42वां संवैधानिक संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था 10 मूल कर्तव्य को। 11वें मूल कर्तव्य को जोड़ा गया 86वां संवैधानिक संशोधन 2002 के तहत जोड़ा गया था। क्लियर। ये बात ध्यान देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया था। कब किया गया था? तो याद रखेंगे, प्रस्तावना से 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी 2006 विक्रमी एतद द्वारा अंगीकार अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं। तो यहाँ पर अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित कौनों शब्द रहे तीनों में से? तीनों का आंसर एक ही होगा, ऑप्शन नंबर 1, 26 नवंबर 1949 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेकिन उस समय संविधान को पूरे देश में लागू नहीं किया गया। पूरे देश में लागू किया गया 26 जनवरी 1950 ईस्वी को पूरे देश में लागू किया गया था। इस बात का ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन आर्थिक विकास के लिए प्रत्यक्ष रूप से महत्वपूर्ण नहीं है? आपका ऑप्शन बनता है ऑप्शन नंबर ए, मुद्रा की मात्रा जो है वो आर्थिक विकास के लिए प्रत्यक्ष रूप से महत्वपूर्ण नहीं है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
नंदा झील, ध्यान देंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नंदा झील जिसे अगस्त 2022 में रामसर स्थल का दर्जा दिया गया, किस राज्य में स्थित है? नंदा झील गोवा में है। हाल ही में अगस्त 2022 में रामसर स्थल का दर्जा दिया गया है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉट डॉट डॉट, भारत के पूर्व में पड़ोसी देश कौन सा है? तो ध्यान देंगे, भारत के पूर्व में तो सबसे पड़ोसी देश जो है, भारत के पूर्व में सबसे पड़ोसी देश के अंतर्गत शामिल किया जाता है, वो आ जाएगा आपका म्यांमार। लेकिन आपका ऑप्शन में कहीं भी म्यांमार नहीं दिया हुआ है, तो बाई ऑप्शन आपका आंसर क्या बनता है कि बांग्लादेश भी जो है भारत के पूरब में ही स्थित है। पूरी तरीका से तो पूरब में नहीं है, लेकिन पूरब में ही स्थित है भारतीय स्थलीय सीमा का। तो ऑप्शन नंबर सी बन जाता है, बांग्लादेश भारत में पूर्वी पड़ोसी देश है। क्लियर? और अगर ऑप्शन में म्यांमार रहेगा तो यहां पर म्यांमार है, तो सबसे पूरब में म्यांमार हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रुपये की विनिमय दर निर्धारित होती है, किससे निर्धारित होती है? संयुक्त राज्य अमेरिकी डॉलर के संबंध में, ब्रिटिश पाउंड के संबंध में, या कुछ चयनित मुद्राओं के संबंध में? तो ऑप्शन सी बनता है, कुछ चयनित मुद्राओं के संबंध में भारतीय मुद्रा के विनिमय दर को निर्धारित किया जाता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, कुर्दिश लोग निम्नलिखित देशों में से किस देश से संबंधित एक जातीय समुदाय है? तो कुर्दिश लोग जो है वो इराक का एक जातीय समूह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुर्दिश लोग जो होता है वो इराक से संबंधित एक जातीय समुदाय होता है। और ध्यान देंगे, इराक की राजभाषा की अगर बात करते हैं तो अरबी और कुर्दिश है। अरबी राजभाषा जो है इराक का, वो कौन कौन है? तो ध्यान देंगे, कुर्दिश है और दूसरा अरबी है। अरबी और कुर्दिश है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वत निर्मित हुए हैं, कहां से निर्मित हुआ है? तो पैलियोजोइक महाकल्प में भारत के अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वत जो है वह निर्मित होता है, पैलियोजोइक महाकल्प में। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, कपास उद्योग जिन कच्चे मालों पर आश्रित होता है वे कौन से हैं? आपका सही आंसर होगा भार ह्रास मूलक होते हैं। भार ह्रास मूलक जो होता है वो कपास उद्योग के कच्चे मालों पर आश्रित होता है। क्लियर? कपास का जन्म जो है, ध्यान देंगे, भारत में ही हुआ है। भारत में जन्म स्थान कपास का रहा है। जन्म स्थान सिंधु सभ्यता में कपास और जौ को उपजाने का पहला प्रमाण भारत में ही मिला है। क्लियर? कपास को यूनानवासी जो है वो सिंडोस कहा करते थे, इस बात का भी आप ध्यान रखिएगा। कपास के उत्पादन के लिए काली मिट्टी जो होती है वो काफी उपयुक्त मानी जाती है। यही कारण है कि काली कपासी मिट्टी के नाम से भी जानी जाती है काली मिट्टी को। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, दुर्गा पूजा किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? तो पश्चिम बंगाल का प्रमुख त्योहार है दुर्गा पूजा। क्लियर? पश्चिम बंगाल का प्रमुख त्योहार होता है, जबकि छठ पूजा बिहार का होता है और पतंग उत्सव जो होता है वो राजस्थान, पतंग उत्सव जो मनाया जाता है वो गुजरात में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रंजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा कहां से प्राप्त किया? शाह सूजा से रंजीत सिंह ने कोहिनूर हीरा को प्राप्त किया था। क्लियर? ध्यान देंगे, ईरान का नेपोलियन जो नादिर शाह था, ईरान का नेपोलियन कहा जाने वाला जो नादिर शाह था, मयूर सिंहासन में लगा हुआ कोहिनूर हीरा लूटकर कहां ले गया? फारस लेके चला गया था। कब लेके चला गया? 1740 ईस्वी में। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त कर दिया था? द्वैध शासन प्रणाली को जो समाप्त किया वो लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स, ऑप्शन नंबर सी, वारेन हेस्टिंग्स ने द्वैध शासन प्रणाली को पूरी तरीका से समाप्त कर दिया था। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में सहयोग हेतु भारत और किस देश के बीच दिसंबर 2021 में समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया? ध्यान देंगे, डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत और किस देश के बीच समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ? तो भारत और वियतनाम के बीच समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ है। आप ध्यान देंगे, भारत और श्रीलंका की अगर बात करते हैं तो भारत और श्रीलंका के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर दिसंबर 2021 में त्रिंकोमाली तेल टैंक परिसर के
पुनर्निर्माण के लिए समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है। जबकि भारत और रूस के बीच अगर समझौते ज्ञापन पर बात करेंगे हाल ही में, तो दिसंबर 2021 में AK-203 असॉल्ट राइफलों की खरीद, व्यापार, निवेश सहित 28 समझौतों पर हस्ताक्षर किया गया है। जबकि यूएसए की अगर बात करते हैं, भारत और यूएसए के बीच समझौते ज्ञापन का, तो निवेश प्रोत्साहन समझौते पर हस्ताक्षर भारत और यूएसए के बीच किया गया है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रचुर युद्धों का तिथि अनुमान सही क्रम अंकित करें। तो हुमायूं के द्वारा 4 युद्ध लड़ा गया था। देवरा का युद्ध लड़ा गया, सबसे पहला देवरा का युद्ध लड़ा गया 1531 ईस्वी में। चौसा का युद्ध लड़ा गया 1539 ईस्वी में। चौसा का युद्ध हुमायूं के द्वारा 1539 ईस्वी में हुमायूं और शेरशाह के बीच लड़ा गया। कन्नौज या फिर इसी को बिलग्राम का युद्ध भी कहा जाता है, 1540 ईस्वी में लड़ा गया कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध। और सरहिंद का युद्ध 1555 ईस्वी में अंतिम युद्ध हुमायूं का था, और इस सरहिंद के युद्ध में हुमायूं हार गया था। ऑप्शन नंबर डी, देवरा, चौसा, कन्नौज और सरहिंद हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्ध के जीवन की 4 महत्वपूर्ण घटना है और उसको स्तंभ 1 को संबंध स्तंभ 2 से मिलान आपको करना है। आपका पहला में है जन्म कहां हुआ था, तो कपिल वस्तु के लुम्बिनी में हुआ था, 3 से मिल जाएगा। ज्ञान की प्राप्ति भगवान बुद्ध को बोध गया में हुई थी, बिहार के। प्रथम प्रवचन जो दिए थे वो सारनाथ के ऋषि पत्तनम में दिए थे, और इनका निधन कुशीनगर देवरिया उत्तर प्रदेश में हो गई थी। तो आपका आंसर क्या बनता है, 3, 2, 1, 4, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजवंशों का किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ है। ऑप्शन है कदम्ब, चेर, चोल या पांड्य। तो चेरों का तो हुआ है, चोल का हुआ है, पांड्य का हुआ है, लेकिन जो संगम साहित्य में कदम्ब वंश का उल्लेख कहीं भी नहीं मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में आपलावी वन कहां पाए जाते हैं। ऑप्शन है सुंदरवन, अंडमान, हिमालय के दक्षिणी ढाल पर या अरावली पर्वतमाला पर। सही आंसर होगा सुंदरवन के क्षेत्र में आपलावी वन पाए जाते हैं, सुंदरवन में। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का 73वां संवैधानिक संशोधन का प्रावधान क्या करता है। 73वां संवैधानिक संशोधन पंचायती राज्य व्यवस्था को क्या आधार देता है, कानूनी आधार प्रदान करता है, संवैधानिक आधार प्रदान करता है। तो ध्यान देंगे, आपका ऑप्शन में जो दिया हुआ है, पहली बार पंचायती राज्य का गठन किया गया था। जी नहीं, पहली बार पंचायती राज्य का गठन नहीं किया गया था, राजस्थान के नागौर जिला में उतर किया गया था। पंचायतों पर प्रशासकीय नियंत्रण हटाने की बात कही गई थी, ये भी बात गलत है। आपका पंचायत चुनाव की विधि में परिवर्तन करने की बात गलत है। पंचायत चुनाव को आदेशात्मक तथा लोकसभा एवं विधानसभा चुनाव के समकक्ष बनाने का प्रावधान किया गया, कानूनी वैधता प्रदान किया गया, संवैधानिक दर्जा दिया गया 73वां संवैधानिक संशोधन 1993 ईस्वी में। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी पर घने वन अधिकतर मिलते हैं, कहां मिलते हैं। तो सबसे ज्यादा घना वन कहां मिलता है, विषुवतीय प्रदेश में, जिसे हम लोग भूमध्य रेखा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी पर मरुभूमि होने की संभावना सबसे अधिक पाई जाती है 23 डिग्री अक्षांश के आसपास के क्षेत्र में सबसे ज्यादा। 20 से, अब अगर इस बार भी आंकड़ा अगर ध्यान देंगे तो 20 से लेकर 30 डिग्री अक्षांशों के बीच, 20 से लेकर 30 डिग्री अक्षांश के बीच सबसे ज्यादा पृथ्वी पर मरुस्थल पाए जाने की संभावना होती है। देख लेंगे, इसी में आ जाएगा सहारा मरुस्थल, अफ्रीका में स्थित है। इसी के अंतर्गत, इसी अक्षांश के अंतर्गत शामिल किया जाता है भारत का मरुस्थल, थार मरुस्थल, इसी अक्षांश के अंतर्गत शामिल किया था। तो सबसे ज्यादा मरुभूमि जो है वो इसी अक्षांश के आसपास देखने को मिलता है। तो आपका ऑप्शन है 23 डिग्री अक्षांश के पास में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। बृहस्पति सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह होता है, जबकि दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा होता है, सेकेंड होता है वो शनि होता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करेंगे तो 5 जून 2022 को इसरो द्वारा GSAT-24 उपग्रह को किस प्रक्षेपण यान द्वारा लॉन्च किया गया था। अब ध्यान देंगे, ऑप्शन में है एरियन 5, PSLV C-52, PSLV C-53 या LVM-3M2। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एराइन 5 जो है वो 5 जून 2022 को इसरो के द्वारा GSAT-24 उपग्रह को लॉन्च किया गया था, इसी एराइन 5 नामक प्रक्षेपण यान के द्वारा। किस लिए किया गया है तो ध्यान देंगे, ये सैटेलाइट टाटा कंपनी के DTH सर्विस प्रोवाइड काम करेगा। टाटा कंपनी के DTH सर्विस
सर्विस प्रोवाइडर का काम करेगा, प्रोवाइडर का काम करेगा। क्लियर है? टाटा कंपनी के डीटीएच सर्विस प्रोवाइडर का काम एरियन 5 नामक प्रक्षेपण यान के द्वारा GSAT-24 का प्रक्षेपण किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1938 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे। तो ऑप्शन नंबर बी सुभाष चंद्र बोस निर्वाचित हुए थे 1938 ईस्वी में। पट्टाभी सीतारामैया को हरा के इन्होंने यह जीता था और यह अधिवेशन हुआ कहां था? तो हरिपुरा अधिवेशन। ध्यान देंगे, हरिपुरा अधिवेशन। हरिपुरा अधिवेशन में इनके विरोधी कौन थे? पट्टाभी सीतारामैया को। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब ध्यान देंगे, सुभाष चंद्र बोस 2 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता किए। एक तो हरिपुरा अधिवेशन 1938 ईस्वी की, और दूसरे लगातार 1939 ईस्वी में भी वह 1939 ईस्वी में अध्यक्षता की थी। 1939 ईस्वी का जो हुआ था वो त्रिपुरी अधिवेशन हुआ था। त्रिपुरी अधिवेशन हुआ था। ये 2 बार, एक तो 1938 ईस्वी में, दूसरा 1939 ईस्वी में, दोनों बार लगातार सुभाष चंद्र बोस के द्वारा राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता किया गया था। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, रौलट एक्ट का भारतीय राष्ट्रीय लोगों ने विरोध किया था। इसका लक्ष्य क्या था? व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सीमित करना। अब क्वेश्चन पूछ रहा है, रौलट एक्ट था जिसको भारतीय राष्ट्रीय व्यक्तियों ने विरोध किया था। क्यों ऐसा किया था? क्योंकि रौलट एक्ट क्या लक्ष्य लेके आया था? तो ऑप्शन है, क्या रौलट एक्ट व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सीमित करना चाहता था, इसलिए विरोध किया गया। ऑप्शन बी है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को प्रतिबंधित करना, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व को विस्तृत करना या देशद्रोह के आरोप में राष्ट्रीय नेताओं को बंदी करना। आपका सही आंसर जो होगा, व्यक्तिगत स्वतंत्रता को छीनने का काम किया रौलट एक्ट। यही कारण है कि बिना अपील, बिना दलील और बिना वकील वाला कानून मोतीलाल नेहरू ने रौलट एक्ट को कहा था, और महात्मा गांधी ने इसे काला कानून की संज्ञा दिया था। ब्लैक एक्ट की संज्ञा महात्मा गांधी ने दिया था, क्योंकि व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सीमित कर रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन किस प्रश्न पर असफल हो गया? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ कब था? ध्यान देंगे, 1931 ईस्वी में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था। 3 गोलमेज सम्मेलन 1930 में, 31 में और 1932 ईस्वी में हुआ था, जिसमें द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तरफ से पहली बार प्रतिनिधित्व करके लंदन गए थे। क्लियर? और यह सम्मेलन जो है वो बीच में ही असफल हुआ। महात्मा गांधी बीच सम्मेलन से ही वापस आ गए थे। क्यों वापस आ गए थे? क्योंकि सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व जो था उस पर BR अम्बेडकर और महात्मा गांधी के बीच समझौता नहीं बन पाया था, जिसके कारण से यह वापस आ गए थे, और यही कारण है यह असफल रह गया था। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित होने के बाद गांधी जी को कैद कर लिया गया था। किस जेल में कैद किया गया था? तो आगा खा पैलेस में महात्मा गांधी को कैद कर लिया गया था। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व। अब इसमें क्वेश्चन पूछेगा, भारत छोड़ो आंदोलन में, भारत छोड़ो प्रस्ताव के दौरान या भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किस ऑपरेशन के द्वारा अंग्रेजों ने, तो ऑपरेशन जीरो आवर के तहत सभी बड़े कांग्रेसी नेता को गिरफ्तार किया गया था, जिसमें महात्मा गांधी को आगा खा पैलेस में पैक कर दिया गया। बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किया गया था, जिसमें वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दिया गया। वहां की महिलाओं के द्वारा यह उपाधि दिया गया था। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, अब बारदोली सत्याग्रह हुआ कब था? ये भी थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, 1928 ईस्वी में। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन से उत्पन्न दंगे किस क्षेत्र में सबसे अधिक व्यापक रहे थे? सबसे ज्यादा व्यापक जो रहा था वो बिहार और संयुक्त प्रांत में रहा था। तो बिहार एवं संयुक्त प्रांत, ऑप्शन नंबर डी बनता है 1 और 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह से बिहार का कौन सा भाग अप्रभावित रहा था? तो बिहार का जो क्षेत्र अप्रभावित रहा था वो मुंगेर क्षेत्र। ऑप्शन में दानापुर, पटना, आरा, मुजफ्फरपुर और मुंगेर। तो मुंगेर क्षेत्र जो है वो अप्रभावित रहा था। यहां पर 1857 का विद्रोह ज्यादा प्रभावित नहीं हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण को राष्ट्रीय स्तर के नेता की पहचान मिली थी कब? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान मिली थी। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जेपी नारायण, जयप्रकाश नारायण को राष्ट्रीय स्तर का दर्जा दिया गया था। क्लियर है? सर्वोदय योजना किसकी देन है? जयप्रकाश नारायण की 1950 ईस्वी में सर्वोदय योजना को लाया थे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में पूर्णिया एवं कटिहार जिले में निम्नलिखित में से किसका उत्पादन सर्वाधिक होता है? तो बिहार में पूर्णिया और कटिहार में सबसे ज्यादा उत्पादन जूट का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेत की समाधि, टॉम्ब ऑफ सैंड, टॉम्ब वहां पर आपको अगर मिल जाएगा अंग्रेजी में तो घबराना नहीं है, टॉम्ब ऑफ सैंड यानी रेत की समाधि की रचना किसने की थी? तो यह गीतांजलि श्री की रचना है और यह टॉम्ब ऑफ सैंड के लिए गीतांजलि श्री को मैन बुकर अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। क्लियर। अब थोड़ा सा ध्यान देंगे, यह उपन्यास अंग्रेजी अनुवाद जो किया गया था वो अमेरिकी अनुवादक डेजी रॉकवेल ने किया था। डेजी रॉकवेल ने इसका अंग्रेजी अनुवाद किया था। अंग्रेजी अनुवाद ने किसने किया? तो डेजी रॉकवेल के द्वारा अंग्रेजी अनुवाद किया गया था। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रे क्रांति किससे संबंधित है? ग्रे क्रांति उर्वरक से संबंधित है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्ट ऑफ लिविंग के प्रस्तावक और प्रचारक कौन है? ऑप्शन नंबर बी, श्री श्री रविशंकर है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। तो फ्रेंड्स, ये हमारा 75 क्वेश्चन का टेस्ट सीरीज जो है वो बीएसएससी का स्पेशल आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। क्या यह स्टूडेंट के हित के लिए, स्टूडेंट के एग्जाम को और नजदीक ले जाने के लिए क्या यह सेट प्रैक्टिस कुछ हद तक सफल हो पाएगा? इसके लिए आप कमेंट कीजिएगा। आज की सेवा को देते हैं विराम। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिएगा और इसे सब्सक्राइब चैनल को कर दीजिएगा नए हैं तो, और वीडियो को शेयर ज्यादा से ज्यादा कीजिएगा ताकि हम आने वाले एग्जाम जो भी होगा बिहार से रिलेटेड, बहुत सारा वैकेंसीज अभी आने वाला है तो उसको भी हम आपको देते रहें। और टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाइएगा क्योंकि टेलीग्राम चैनल में जितना भी पीडीएफ होता है क्वेश्चन का वो सारा उसमें हम अवेलेबल करवाते हैं। इसके अलावा एग्जाम से संबंधित जो भी आपको सूचना होता है वहां अवेलेबल करवा देते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की सेवा को देते हैं विराम। तब तक के लिए आप खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने तैयारी को और अच्छे से अच्छा बेहतर बना के रखिए। अपने से बड़ों का सम्मान कीजिए। बहुत बहुत आपका धन्यवाद।